सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। राइट गाइस, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज के रिगार्डिंग तो आपको पता होगा हम इसमें 2 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। राइट गाइस, आज का जो लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के बेस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे HCDP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आपने बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दूसरा कह रहा है दैट HCDP विल प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्लोबली। ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3। बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, पहली स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, क्या है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए यहाँ लिखा है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए अगर आपको डिफरेंस पता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बेसिकली वो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं बाय द स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं बाय द स्टेट्स, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट की जाती हैं बाय द सेंटर। ठीक है, सो दोनों में ये डिफरेंस होता है। सो याद रखिएगा जो HCDP है वो कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दैट मीन्स कि इसको जो है वो सेंटर जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्लोबली। ठीक है, सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला कह रहा है इट इज द मेन स्कीम अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। राइट, अगला बोल रहा है कि इस स्कीम के अंदर क्या है कि बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड डेयरनेस अलाउंसेस टुवर्ड्स EPF। और तीसरा बोल रहा है कि ये मैंडेटरी है, ठीक है, हर पर्सन को, ये मैंडेटरी है टू बिकम अ मेंबर ऑफ EPF अगर उसकी जो मंथली सैलरी है, ठीक है, वो 15,000 से ऊपर एक्सीड ना करे। ठीक है, मतलब जो 15,000 से जिसकी सैलरी कम है, ठीक है, वो जो है वो EPF का मेंबर बन सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ मैंडेटरी है कि उसकी जो सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो आपने बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है EPF के रिगार्डिंग। 1 and 2, 2 ओनली, 2 and 3, 1, 2 and 3। बताइए। देखिए गाइज, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे क्या लिखा गया, इट इज द मेन स्कीम अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। नहीं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम इज द मेन स्कीम अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। ठीक है, सो याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, बोलता है द इफेक्टिवनेस ऑफ द नैनो यूरिया लिक्विड इज ग्रेटर देन द कन्वेंशनल यूरिया। ठीक है, एंड द नैनो यूरिया लिक्विड इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड इन इंडिया। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 और 2। बताइए। देखिए गाइस, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, नैनो यूरिया जो है एक लिक्विड है, ठीक है, इज अ न्यूट्रिएंट लिक्विड टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट एज एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया। ठीक है, पता चल गया नैनो यूरिया क्या होता है। ठीक है, कि क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट है जो प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन किसको, प्लांट्स को। राइट,
और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। देखिए पहली स्टेटमेंट तो सही ही है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। देखिए नैनो यूरिया लिक्विड हैज़ बीन इंडिजीनियसली डेवलप्ड एट नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है, कलोल गुजरात, इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए गोवा के रिगार्डिंग बतानी है आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, पहला बोलता है जो कोंकण है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस फ्रॉम द 8th शेड्यूल। ठीक है, जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो बोलता है कि जो कोंकण है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की जो इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, गालगी बैग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टेट ऑफ गोवा, राइट। ऑपरेशन विजय वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी इन ऑर्डर टू लिबरेट गोवा फ्रॉम द पुर्तगीज एंड in 1987 गोवा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। ठीक है, सो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, बताइए। देखिएगा इसका जो सही आंसर रहने वाला है, देखिए पूछा क्या गया है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो सही नहीं है स्टेटमेंट वो पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है और यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जो कोंकण है मैंने आपको बताया, ठीक है, वो नहीं है इसका। कौन सी है, ये देखिए, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गोवा इज सोनसोगर। ठीक है, कौन सी है, सोनसोगर एंड नॉट गालगी बैग। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर होगा, राइट। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, कहता है द चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, he or she is the chief advisor to the chief minister in all matters of cabinet and she is given a fixed tenure for the post। ठीक है, पहला बोलता है जो चीफ सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। दूसरा बोलता है कि ये चीफ एडवाइजर होता है किसका, चीफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स ऑफ द कैबिनेट, और इन्हें जो है वो फिक्स्ड टेन्योर जो है वो दिया जाता है। सो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, या 1, 2 and 3, बताइए। देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बिल्कुल एक चीफ एडवाइजर होते हैं टू द चीफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स ऑफ कैबिनेट। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट के बारे में सीधी सी बात है कि फिक्स्ड टेन्योर प्रोवाइड नहीं किया जाता, और पहली चीज़ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो नहीं, ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, सेकंड देखिए द पोजीशन इन कार्डर पोस्ट फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज द चीफ सेक्रेटरी इज द चीफ एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स ऑफ द कैबिनेट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली जो हमारा सही आंसर होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पूछा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इट इज अ मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। It has jurisdiction only over the territorial waters of India. It is responsible for marine environment protection in maritime zones of India. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से एक्सट्रीम वर्ड दिया गया है ओनली, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था 90 to 95% स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें एक्सट्रीम वर्ड मतलब अगर यूज़ किया हो तो वो स्टेटमेंट क्या होती हैं, गलत होती हैं। ठीक है, उन पर थोड़ा सोचना पड़ता है आपको कि ये सही हो सकती है नहीं। ठीक है, 5% फिर भी चांसेस होते हैं कि जहाँ ओनली वगैरह या मैंडेटरी वगैरह ऐसे वर्ड्स लिखे गए हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स लिखे गए हैं, तो वो स्टेटमेंट सही भी हो। ठीक है, बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। पहली स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे क्या लिखा गया था, इट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओनली ओवर द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो इट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कॉन्टेजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, 1 and 3 बिल्कुल सही आंसर है, राइट। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बताना है कि कौन से नेशनल पार्क जो इंडिया में है उसके बारे में स्टेटमेंट बताई गई है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, right, it was established in 1936 as a Helen National Park to protect the endangered Bengal tiger. It falls in the areas of Shivalik and outer Himalayan geological provinces.
ठीक है। सो बताइए द अबव स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए इन चारों में से किस नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है। बहुत इजी है, देखिए पहली स्टेटमेंट ही जो लिखी है इसी से ही आप बता देंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सारी स्टेटमेंट बताई गई थी। ठीक है, देखिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 इन कॉर्बेट नेशनल पार्क, दैट इज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच इज अ पार्ट ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए ये कुछ जो दो स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी देखते हैं आपका कितना आप माइंड लगाते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए पहली स्टेटमेंट कह रहा है इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, राइट। इंटरनेशनल यूथ डे इज कोमेमोरेटेड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 12 अगस्त। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नेदर 1 और 2, बताइए। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व टू कोमेमोरेट, देखिए इंटरनेशनल यूथ डे नहीं होगा, ये यहाँ होगा नेशनल यूथ डे। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद की जो एनिवर्सरी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कौन सा है, नेशनल यूथ डे। ठीक है, नॉट इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, 12 जनवरी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल यूथ डे इज कमेमोरेटेड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 12 अगस्त। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट सही होती है। देखिए थोड़ा सा चेंज जो मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये था कि यहाँ पे नेशनल आना था। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ते बाई चांस तो ऐसा होता कि आप ये क्वेश्चन गलत कर देते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब किसके द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड या वर्ल्ड बैंक। ठीक है, हालांकि आपको आंसर दिख गया है बट स्टिल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज आर यूज टू मेजर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी को मेजर करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला भी पता है तो भी आप इसका आंसर बहुत इजीली दे देंगे। अगर आप सिंपली जीडीपी के बारे में भी पढ़ा है आपने अच्छे से तो अब भी आप इसका आंसर जो है इजीली दे देंगे। ठीक है, तो बताइए पर्सनल कंजप्शन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, सो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4, चारों के चारों जो हैं कंपोनेंट जो है यूज़ किए जाते हैं टू मेजर द जीडीपी। ठीक है, और ये रहा इसका एक तरह से फॉर्मूला। ठीक है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई से इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड एन से नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है देख लीजिए, एक्सपोर्ट्स को अगर हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, राइट। सो गाइज आई होप कि आपको जो आज के 10 क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ आई है, चीज़ें समझ आई हैं तो लाइक करिएगा, नहीं समझ आई है तो डिसलाइक करिएगा, पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, राइट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।